सभी का स्वागत है। और हम जैसा कि टेंस पढ़ रहे थे और प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्टार्ट करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर ट्रांसलेशन बेस्ड, जैसे कि हम एलडीसी की बात कर रहे थे, अभी एसएससी वाला लेवल तो हमने उठाया ही नहीं है, जिसको हम प्रेजेंट कंप्लीट होने के बाद एसएससी वाला लेवल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है उसमें हमारे पास में दो हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ और हैव। आपको पता है कि हैज़ के लास्ट में एस आ रहा है, इसलिए ये सिंगुलर के साथ, और हैव किसके साथ में आएगा, प्लूरल के साथ में। और मैं एक बार आप लोगों को बता देती हूँ कि आई, यू, वी और दे, इनके साथ में आपको क्या लगाना है, हैव। बाकी के जो बच गए उनके साथ में क्या लग जाएगा, हैज, ठीक है। एक और बात कि परफेक्ट टेंस है, और मैंने लास्ट क्लास में इस चीज़ को आपको बताया था कि कोई सा भी परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे पास्ट परफेक्ट है, चाहे फ्यूचर परफेक्ट है, उसमें हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आने वाली है, थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर अपन थर्ड फॉर्म की बात करेंगे। सबसे फर्स्ट मैंने एक सेंटेंस लिखा, रमेश इंग्लिश पढ़ता है। तो इस सेंटेंस को अगर हमसे ट्रांसलेट करने के लिए कहा जाए तो हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, वही फॉर्मेट रहेगा, चाहे कितना भी पढ़ लेना, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट, है ना। तो सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट, यहाँ पर काम क्या हो रहा है, पढ़ने का, और ये पढ़ने का जो काम है वो कौन कर रहा है, रमेश, यानी कि ये सेंटेंस का क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो इसको सबसे पहले लिख लेते हैं, रमेश। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारे पास में दो है। पहली हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास में हैज़, और दूसरी हेल्पिंग वर्ब है हैव। तो आपको पता है, मैंने ऊपर लिखा भी है, देखो, आई, यू, वी और दे के साथ में हैव लगाना है, बाकी सबके साथ में क्या लगेगा, हैज़। इसका मतलब रमेश के साथ में क्या लगेगा, हैज़, रमेश हैज़। अब आपको नेक्स्ट मेन वर्ब, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है परफेक्ट में, थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो पढ़ने को हम क्या बोलते हैं, रीड, सेकंड फॉर्म रेड और थर्ड फॉर्म रीड। स्पेलिंग में अगर मैं बात करूं तो चाहे फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे सेकंड फॉर्म हो, चाहे थर्ड फॉर्म हो, सिमिलर चलता है। लेकिन अगर स्पोकन के पर्पस से बात करें तो फर्स्ट फॉर्म को हम कहते हैं रीड, सेकंड फॉर्म को हम कहते हैं रेड, ठीक है, और थर्ड फॉर्म अगेन रीड। तो रमेश हैज रीड, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इंग्लिश। अच्छा, मुझे इंग्लिश लिखा तो एक वर्ड याद आ रहा है, अगर मैं इस इंग्लिश के आगे द का यूज कर दूं, रमेश हैज रीड द इंग्लिश, तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हो जाएगा, कभी भी सब्जेक्ट से पहले द का यूज नहीं होता। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने द इंग्लिश लिखा, इसका मतलब ये हो गया कि किसी अंग्रेज की बात हो रही है। द इंग्लिश का मीनिंग है अंग्रेज, और इंग्लिश का मीनिंग है लैंग्वेज, ठीक है। तो रमेश हैज रीड द इंग्लिश, इसका मतलब तो ये हो गया कि रमेश किसी अंग्रेज को पढ़ रहा है। हाउ इज दैट पॉसिबल, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर अपन को द का यूज नहीं करना है, किसी लैंग्वेज से पहले कभी भी द नहीं लगता है। और बाकी जब मैं आर्टिकल्स पढ़ाऊंगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगी इस चीज के बारे में। तो यहाँ पर सही क्या होगा, रमेश हैज रीड इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं इसी को नेगेटिव कर देती हूँ, रमेश इंग्लिश नहीं पढ़ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके के जो सेंटेंस है इनको हम कैसे बनाएंगे, रमेश इंग्लिश नहीं पढ़ चुका है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, रमेश, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद वही हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज, और मैंने आपको पहले ही बता दिया, सब अपनी जगह अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, लेकिन नहीं, कभी भी नहीं करेगा, यानी कि यहाँ पर नॉट आ जाएगा, रमेश हैज नॉट रीड इंग्लिश, ठीक है। अब मुझे लगता है कि कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हाँ, कुछ लोगों के मन में ऐसा क्वेश्चन ज़रूर हो सकता है जिसका मैं जवाब देना चाहूँगी कि मैम, जब आपने प्रेजेंट सिंपल पढ़ाया तो प्रेजेंट सिंपल में आपने जो सिंपल सेंटेंस थे, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस थे, उनमें आपने वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाई थी।
तो यहाँ पर बाकी के जो सिंपल सेंटेंस हैं इनमें तो आप हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हो, तो ये जो पैटर्न है वो केवल सिंपल सेंटेंसेस के लिए है, चाहे वो प्रेजेंट सिंपल हो, चाहे वो पास्ट सिंपल हो, चाहे वो फ्यूचर सिंपल हो, ठीक है। बाकी सबके सिंपल सेंटेंसेस में हम क्या करेंगे, जो नॉर्मल पैटर्न होता है यानी कि हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है वैसे ही हेल्पिंग वर्ब हमें लगाना, ठीक है। तो देख लेते हैं, सेंटेंस के लास्ट में है तो हमें पता चल गया प्रेजेंट है, और चुका चुकी चुके की बात हो रही है तो परफेक्ट है, ठीक है। अब सेंटेंस किस से स्टार्ट हो रहा है, क्या से, और मैं कई बार ये बात कह चुकी हूँ आप लोगों से कि जब सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से होती है तो सबसे पहले क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। तुम की बात हो रही है, तुम का मतलब क्या हो जाता है, यू, और आपको पता है आई यू वी दे के साथ में हम क्या लगाते हैं, प्लूरल वाली वर्ब लगाते हैं, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, हैव। अब स्पोकन में इसको ऐसे भी कह देते हैं, हैव यू टेक फूड, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रही हूँ तो तुम क्या खा चुके हो, तो इस सेंटेंस में क्या जो है वो सेंटेंस के बीच में आ रहा है, और जब क्या सेंटेंस के बीच में आता है तो सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होती है, WH वर्ड से। तो यहाँ पर क्या के लिए सबसे पहले कौन सा WH वर्ड आ जाएगा, what। और आपको पता है कि जब भी किसी WH वर्ड की बात हो रही है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है अभी तक, what is your name, तो यहाँ पर अब क्या लगा रहे हैं, is लगा रहे हैं, यानी कि WH वर्ड के बाद में हमें क्या करनी है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो यहाँ पर what के बाद में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, have। What have you eat। अब ध्यान रखना इसमें फूड नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट गिवन था, लेकिन इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर हम ऑब्जेक्ट लिख कैसे सकते हैं, तो what have you eat, ठीक है। अब यहाँ तक जो हम पढ़ चुके हैं वो एक बार मैं रिपीट करती हूँ कि मैंने आपको क्या बताया। प्रेजेंट सिंपल की अगर मैं बात कर रही हूँ तो प्रेजेंट सिंपल में सेंटेंस अगर सिंपल टाइप का है तो आपको वर्ब की 5th फॉर्म लगानी है, अदरवाइज आप उसमें डू डज लगाएंगे, ठीक है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर आपकी हेल्पिंग वर्ब है, इज जो है उसके लास्ट में एस आ रहा है और इसीलिए वो किसके साथ आएगा, सिंगुलर के साथ। बाकी के आपके किसके साथ आएंगे, प्लूरल और आई के साथ में, ठीक है। एक और बात ध्यान रखना कि कोई सा भी कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन 6 टेंसों के अंदर आपको जो मेन वर्ब है उसकी कौन सी फॉर्म लगानी है, 4th फॉर्म ही लगानी है, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने आपको बताया कि हमारे पास में 2 हेल्पिंग वर्ब है, हैज और हैव। हैज के लास्ट में एस आ रहा है इसीलिए वो किसके साथ आएगी, सिंगुलर के साथ में। और परफेक्ट है तो कोई सा भी परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट, चाहे पास्ट, चाहे फ्यूचर, उसके साथ में मेन वर्ब की 3rd फॉर्म ही आती है, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता चुकी हूँ। अब टेंस आ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के पहचान में मैंने लिखा है टाइम प्लस रहा रही रहे, यानी कि आपको टाइम दिया हुआ होगा और उस टाइम के साथ में आपको क्या दिखाई देगा, रहा रही रहे दिखाई देगा। जैसे कि रमेश 4 दिनों से द हिंदू पढ़ रहा है, ठीक है। अगर रमेश 4 दिनों से द हिंदू पढ़ रहा है तो इस सेंटेंस को हम कैसे बना सकते हैं, देखो सेंटेंस के लास्ट में है दिखाई दे रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली जो टेंस है वो कौन सा है, प्रेजेंट है। और रहा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस है। पर यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि रहा रही रहे तो ऊपर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जब पढ़ा था तो उसमें भी आ रहा था, बट उसमें टाइम नहीं आ रहा था। इसमें आपको क्या दिया जा रहा है, टाइम। कितने दिनों से, 4 दिनों से, ठीक है। तो यहाँ पर पैटर्न वही सेम रहेगा कि हमें सबसे पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब और लास्ट में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है, द हिंदू पढ़ने की, और द हिंदू कौन पढ़ रहा है, रमेश। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे, रमेश। सब्जेक्ट के बाद नंबर आता है किसका, हेल्पिंग वर्ब का, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपके पास में 2 हैं यहाँ पर, हैज बीन और हैव बीन। किसी के नेम के साथ कई बार रिपीट कर चुके हैं हम ये बात कि क्या आ जाएगा, हैज बीन, ठीक है। रमेश हैज बीन। उसके बाद में बात आ रही है किसकी, पढ़ने की। पढ़ने को हम क्या बोल देंगे, रीड। और आपको पता है कि ये टेंस कौन सा है, कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस अगर है तो कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, 4th फॉर्म। तो 4th फॉर्म के लिए मैंने यहाँ पर क्या लगाया, ing। तो रमेश हैज बीन रीडिंग। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, द हिंदू।
एक स्पेशल चीज़ आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पढ़नी होती है और वो है आपकी सिंस और फोर। अब आप मुझसे ये क्वेश्चन कर सकते हो कि सिंस और फोर का यूज़ इसी टेंस में क्यों होता है। तो सिंस और फोर जो हैं वो आपके प्रेपोजिशंस हैं, ठीक है, और प्रेपोजिशन हमें टाइम के बारे में बताता है और इस टेंस में आपके टाइम आता है, इसीलिए हम किसका यूज़ करते हैं, सिंस और फोर का यूज़ करते हैं। अब देखो दो तरीके हैं, आप एक तो रट सकते हो कि कहाँ सिंस लगाना है कहाँ फोर लगाना है, और एक इस चीज़ को समझा भी जा सकता है कि कहाँ सिंस लगेगा कहाँ फोर लगेगा, है ना। देखो कैसे, मान लिया कि मैं कोई क्लास ले रही हूँ और उस क्लास में मैंने लिखा, कोई भी स्टूडेंट उस वक्त क्लास में नहीं था और मैंने जाकर के एक स्टेटमेंट लिख दिया, द क्लास विल बी आफ्टर 2 hours, ठीक है, कि क्लास 2 घंटे के बाद होगी। उसी वक्त एक स्टूडेंट आ जाता है और वो देखता है कि मैम ने लिखा है द क्लास विल बी आफ्टर 2 hours, क्लास 2 घंटे के बाद होगी और अभी 8 बज रहे हैं, इसका मतलब क्लास 10 बजे होगी। वो ये स्टेटमेंट पढ़ करके चला जाता है कि अभी तो 2 घंटे हैं, चलो तब तक कहीं घूम करके आते हैं। और उसके आधे घंटे बाद में दूसरा स्टूडेंट आता है और वो भी पढ़ता है, लिखा हुआ है द क्लास विल बी आफ्टर 2 hours, क्लास 2 घंटे के बाद होगी, यानी कि आधे घंटे बाद आया है, ध्यान रखना, यानी कि अभी 8:30 बज रहे हैं तो क्लास कितने बजे होगी, 10:30 बजे होगी। और आधे घंटे बाद में एक स्टूडेंट आता है और वो देखता है कि अभी 9 बज रहे हैं और लिखा हुआ है क्लास 2 घंटे बाद होगी, इसका मतलब क्लास 11 बजे होगी। मैं तो एक ही टाइम लिख कर गई थी ना, द क्लास विल बी आफ्टर 2 hours, क्लास 2 घंटे के बाद होगी, लेकिन ये 2 घंटे का टाइम 3 अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग हो गया। इसका मतलब ये है कि ये 2 घंटे का जो टाइम था वो फिक्स नहीं था। समझ में आई मेरी बात। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख देती हूँ इस सेंटेंस को, द क्लास विल बी एट 10 AM, अब आप मुझे बताइए, जो 8 बजे आया उसने भी देखा क्लास 10 बजे होगी, और जो 8:30 बजे आया उसने भी देखा कि क्लास 10 बजे होगी, और जो 9 बजे आया उसने भी क्या देखा कि क्लास 10 बजे होगी। यानी कि तीनों ही स्टूडेंट के लिए वो टाइम कैसा हो गया, फिक्स। यानी कि 10 AM का जो टाइम होता है वो कैसा होता है, फिक्स होता है। तो ये तो हो गया अपना एक मेथड जिससे अपन समझ सकते हैं कि ये टाइम जो है अनफिक्स है और ये टाइम जो है वो फिक्स है। तो फिक्स टाइम के साथ में हम क्या करते हैं, किसका यूज करते हैं, सिंस का, और अनफिक्स टाइम के साथ में हम किसका यूज करते हैं, फोर का। ये फर्स्ट मेथड हो जाता है। जिनको इस तरीके से मेरी बात समझ में नहीं आई उनके लिए दूसरा भी तरीका है, देखेंगे कैसे। सिंस का जो यूज होता है वो मैं सबसे पहले लिख देती हूँ कि कैलेंडर के लिए होता है। अब आप मुझे ये बताइए कि कैलेंडर जो है वो आपको क्या क्या बताता है। कैलेंडर आपको ईयर बताता है कि कौन सा सन चल रहा है ये, ठीक है। कैलेंडर आपको मंथ बताता है कि कौन सा महीना चल रहा है ये, ठीक है। कैलेंडर आपको डेट बताता है कि आज कितनी तारीख है, और क्या बताता है कैलेंडर, कि आज कौन सा डे है, यानी कि कौन सा वार है। समझ गए। तो अगर आपको कोई ईयर दे रखा है, यानी कि कोई सन दे रखा है, कोई मंथ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई कुछ भी दे रखा है, कोई डेट यानी कि 21 सितंबर या 28 अक्टूबर इस तरीके से, या कोई डे दे रखा है जैसे कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, है ना। तो इन सभी के साथ में आपको क्या करना है, सिंस लगाना है। क्लियर हो गई मेरी बात। दूसरा नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि और कहां पर हम सिंस को यूज कर सकते हैं, तो आप जानते हो दिन के 5 पहर होते हैं, जैसे कि आपका इवनिंग हो गया, मॉर्निंग हो गया, डॉन हो गया, डस्क हो गया, नाइट हो गया, ठीक है। तो इन सभी के साथ में भी आपको क्या करना है, सिंस का यूज करना है, ठीक है। जैसे दिन के जो पहर होते हैं आपके। इसके अलावा क्लॉक, क्लॉक आपको क्या बताती है, यानी कि घड़ी आपको क्या बताती है, टाइम। अगर मैं कहती हूँ 10 बज रहे हैं, अगर मैं कहती हूँ कि 10 बज रहे हैं, तो यहाँ पर 10 के साथ ये भी क्या है, फिक्स। मैं कहती हूँ 12:05 हो रहे हैं, तो ये भी क्या है, फिक्स। तो इनके साथ में भी किसका यूज होगा, सिंस का। आप बाकी के जो बच गए उनके साथ में बिना सोचे समझे क्या लगा दो, फोर लगा दो, ठीक है। क्लियर हो गया।
तो ये हो गया आपका सिंस और फॉर का यूज़ कि कहाँ पर हमें सिंस यूज़ करना है और कहाँ पर हमें फॉर यूज़ करना है। ठीक है, अब हम इस सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। ऊपर जो सेंटेंस हमने अधूरा छोड़ा हुआ है, यहाँ पर मैंने लिखा रमेश हैज़ बीन रीडिंग द हिंदू। अब सभी चीज़ें हो चुकी हैं, देखो रमेश मैं लिख चुकी हूँ, हेल्पिंग वर्ब में लगा चुकी हूँ, मेन वर्ब में लिख चुकी हूँ, द हिंदू में लिख चुकी हूँ। अब मेरे पास सिर्फ टाइम बच रहा है ना, 4 दिन। तो टाइम से पहले मुझे क्या लगाना है, यहाँ पर प्रपोजिशन लगाना है। प्रपोजिशन का मतलब या तो सिंस लगेगा या फॉर लगेगा। अब यहाँ पर 4 दिनों की बात हो रही है, मैं कहती हूँ कि मैं महीने में 4 दिन घूमने के लिए जाती हूँ। मुझे कोई भी बता सकता है कि मैं कौन से 4 दिन घूमने के लिए जाती हूँ? कोई नहीं बता सकता। यानी कि टाइम कैसा है, अनफिक्स है। और जब भी अनफिक्स टाइम के बारे में बात होगी तो वहां पर हमेशा क्या लगेगा, फॉर लगेगा। यानी कि रमेश हैज बीन रीडिंग द हिंदू फॉर, आगे 4 दिनों की बात हो रही है तो इसके लिए क्या आ जाएगा, 4 days। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी उसमें प्रेजेंट के एसएससी लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे। ये तो बात हो गई एलडीसी लेवल की, जहां पर 5 क्वेश्चन आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं और 5 क्वेश्चन आपको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने हैं, यानी कि दोनों तरीके के ट्रांसलेशंस करने हैं। तो ट्रांसलेशन बेस्ड जो क्वेश्चन हैं वो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डेफिनेटली एसएससी किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है सीजीएल लेवल तक के, वो क्वेश्चन को हम करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये सारे मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इनको ज़रूर लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।